आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार शिक्षा सरोकार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूके ट्रिपल ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण एलटी है ना, तो एलटी का भी एग्ज़ाम होना है और उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो मार्च में दी है और इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा नवंबर में। ठीक है, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 657 करके कुछ ऐसे पद हैं और उसमें अभी गढ़वाल मंडल से ही अभी पद सम्मिलित हैं, तो कुमाऊं मंडल के पद शामिल हो जाएंगे। तो लगभग ये 1300 कुछ पद होते हैं और आगे भी इसके पद बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि पिछली जो भर्ती आई हुई थी 2020-21 की, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो शुरुआत में जो पद थे उसमें 1200 कुछ पद थे उसमें, है ना, और बाद में वो जाके 1400 कुछ समथिंग पद हो गए थे, है ना, 1441 कुछ ऐसे जो भी था, है ना। तो पद इसके बढ़ जाएंगे, 1356 अभी बताया जा रहा है ना। तो ये मान के चलिए इसमें कुछ पद और ऐड हो सकते हैं, तो अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, है ना। तो शुरुआत है अभी, तो इसी संदर्भ में हम लोग शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आज पहली क्लास, है ना। तो पिछली बार हमने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो क्लासेस आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे, देखे भी थे, है ना। तो उसी प्रकार आप लोग इन क्लास को भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से क्लासेस लें और साथ ही साथ ये ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी रही या कहीं पर त्रुटि हो गई हो या फिर कोई सजेशन हो, तो ज़रूर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, है ना, ताकि और बेहतर आप लोगों के लिए चीज़ें आती रहें। और कैसी लगी क्लास ज़रूर अंत में बताइएगा ज़रूर, है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत से लेकर के। यहाँ से देखो, पिछले एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए आप लोग कि बहुत अच्छे से इस क्लास को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और यहाँ से मान के चलिए 2 से 3 नंबर ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान ज़रूर देंगे, है ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला SR थ्योरी। देखो, एस मतलब होता है स्टिमुलस, आर मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस होता है उद्दीपक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उद्दीपक, है ना। उद्दीपक होता है जिस चीज़ के लिए क्रिया की जाती है ना, क्रिया या अनुक्रिया जिस चीज़ के लिए की जाती है ना, जिस चीज़ से उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं उद्दीपक, है ना। और आर मतलब रिस्पॉन्स, यानी कि अनुक्रिया, जो काम किया जाएगा, जिस, है ना, जो कार्य किया जाएगा उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए। तो ये SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसके प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक, ध्यान रख लेना, है ना। देखो, एक SR थ्योरी होती है, एक होती है RS थ्योरी। ठीक है, तो SR थ्योरी में ये चीज़ ध्यान रखना कि एक स्किनर ने दी है, एक थॉर्नडाइक ने दी है। अब स्किनर ने किस थ्योरी को दी है और थॉर्नडाइक ने किस थ्योरी को दी है, तो इसको ध्यान देंगे। तो S जिसके आगे होगा वो थॉर्नडाइक, ध्यान रख लेना, है ना कि स्किनर S वाला। ठीक है, इसका जस्ट जो दूसरा होगा RS वो स्किनर हो गया। बस इसमें कोई कन्फ्यूजन अब आगे नहीं रहेगा आपको, है ना। देखो, हम डिटेल्ड में ये जो सिद्धांत है ना, डिटेल्ड में इनको समझने की कोशिश अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में ये प्रमुख जो सिद्धांत हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से इसको समझते हुए आगे बढ़ें और एक एक सिद्धांत को हम डिटेल्ड में आगे क्लास में ज़रूर देखेंगे, है ना। तो SR थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, ध्यान रखना। इन्होंने प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। थॉर्नडाइक की बिल्ली, है ना। ठीक है, स्किनर का चूहा, थॉर्नडाइक की बिल्ली, थॉर्नडाइक की बिल्ली, बस याद रख लेना। ठीक, अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? देखो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अन्य नाम से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है, थॉर्नडाइक में ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देना, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बनने शुरुआत हो जाते हैं यहाँ से। ठीक, इसको पिछले एग्जाम में क्या पूछा था कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था?
ठीक है। इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि कोई पावलोव दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है ना। तो थॉर्नडाइक है, ध्यान रखना, संबंध है ना, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। SR थ्योरी, ठीक है। स्टिमुलस के रिस्पॉन्स, स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, है ना। तो संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, याद रख लेना। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अधिगम का बंध सिद्धांत, ठीक है, संबंध बंध, देखो है ना, स्टिमुलस के साथ जब रिस्पॉन्स करता है उस उद्दीपक के साथ एक बॉन्ड बन जाता है ना। स्टिमुलस के साथ बॉन्ड बन जाता है जो अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया स्टिमुलस को देख के, है ना, स्टिमुलस को देख के अनुक्रिया होता है, इसलिए उसको बंध बोलते हैं। तो ये अधिगम का बंध सिद्धांत या संबंध सिद्धांत, है ना, या संबंधवाद का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। पिछली बार संबंधवाद पूछा है तो इस बार हो सकता है संयोजनवाद पूछ ले। तो संयोजनवाद, ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसी का नाम है। और प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, स्टिमुलस ये, ठीक, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, SR बॉन्ड, SR थ्योरी भी इसी का नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक। साथ ही साथ आप जानते हो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए थे, ठीक है। इन्हीं नियम से आपको ये अधिगम के सिद्धांत भी, ये चीज़ें क्या होंगी, ध्यान रहेंगी हमेशा के लिए। तो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए थे, ये एक तो मुख्य नियम बताए और एक बताए थे गौण नियम यानी कि सेकेंडरी, ठीक है। मुख्य यानी कि प्राइमरी और गौण नियम मीन्स कि ये सेकेंडरी, ठीक है। तो मुख्य नियम, मुख्य में इसने 3 नियम बताए थे, याद रख लेना। थॉर्नडाइक ने अधिगम के यानी कि सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे। 3 मुख्य नियम पूछ लिया जाता है आपसे, कौन कौन से? एक तो अभ्यास का, ठीक है, एक अभ्यास का, और एक बताया था तत्परता, है ना, तत्परता मीन्स कि जैसे तत्परता में एक वो एग्जाम्पल आता है कि तुम घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास, है ना, तालाब के पास ले जा सकते हो, लेकिन अगर घोड़ा न चाहे पानी पीना तो आप चाहते हुए भी उसको पानी नहीं पिला सकते करके, है ना। तो ये एक उदाहरण बार बार दिया जाता है। तो अगर घोड़ा तत्पर नहीं है ना, मान लो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आपकी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाह रहे, है ना, आप क्लास लेना ही नहीं चाह रहे, आप उसके लिए तत्पर नहीं, तैयार नहीं है ना, तो तैयार नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है। यही क्या होता है? तत्पर होता है, ठीक है, तत्परता, ठीक है, तैयार बोल सकते हो। और एक है प्रभाव या इसी को बोलते हैं परिणाम का नियम भी बोल देते हैं। तो ये 3 प्रमुख नियम हैं और गौण नियम 5 गौण नियम हैं, बस ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाते हैं। 5 गौण नियम में बस याद रख लेना, एक चलो बहुप्रतिक्रिया का नियम, है ना, और एक मनोवृत्ति का नियम, एक आंशिक क्रिया का नियम, 3 हो गए, और एक आत्मीकरण का नियम और एक साहचर्य का नियम, ठीक है। तो आपने सुने होंगे तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हो। ये 5 गौण नियम है इसके, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक। अब देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो गणित विज्ञान जैसे विषयों के लिए ये सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होती हैं ज़्यादा, है ना, गलतियाँ होती हैं, ये ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है गणित में, है ना। तो ये जो है ये सिद्धांत, ये गणित और विज्ञान जैसे विषय के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, ठीक। इस प्रयोग के अनुसार अभ्यास के द्वारा गलतियों में सुधार होता चला जाता है और अंत में व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। उद्दीपक है ना, तो उद्दीपक के लिए जैसे कि हमें LT का एग्जाम निकालना है, हमारे पास उद्दीपक है LT एग्जाम निकालना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। कई बार हमें गलतियां भी, मिस्टेक भी होती हैं, है ना, और अंततः जब हम LT एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, है ना, तो ये क्या होगा, अभ्यास के द्वारा, है ना, अभ्यास के द्वारा ही जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों में सुधार संभव हो पाएगा, है ना।
तो चलिए, धैर्य और परिश्रम की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि बार बार अभ्यास करेंगे तो उसमें त्रुटि भी होंगी, है ना। बार बार अभ्यास इसलिए होता है कि उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है पहले, ठीक है। तो त्रुटियों में सुधार होता जाएगा, और अभ्यास करेंगे तो यानी कि क्या होगा कि कार्य हम यानी कि दोहरा रहे हैं बार बार, है ना। तो इसलिए हमें उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, ठीक है, कि कई बार त्रुटि भी होंगी, तो त्रुटि के बावजूद भी हमें काम करना है। तो ये धैर्य और परिश्रम की भावना उत्पन्न होती है। यहाँ अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही क्या होता है, उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार, है ना। तो ये आप समझ गए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थॉर्नडाइक में इतना काफ़ी है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक में क्या होता है, एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना, और उसके सामने उद्दीपक के रूप में एक मछली प्रस्तुत की जाती है, एक कटोरी या कह सकते हो एक थाली में, है ना। वो मछली क्या होती है, मृत मछली होती है, ये भी ध्यान देना, कभी कभार पूछ लिया जाता है ना। तो ये उद्दीपक होती है मछली, और मछली जो होती है वो मृत होती है, ठीक है। और उस मछली को खाने के लिए उद्दीपक यानी कि उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या करती है, जो बॉक्स होती है उसमें अनेकों क्रियाएं करती है, ठीक है। और क्रिया करने के बाद उसी बॉक्स में क्या होता है, एक लीवर लगा हुआ होता है, और उस लीवर में उसका पंजा लग जाता है, ठीक है। और पंजा लग जाता है तो उसकी जो खिड़की वो होती है वो बाहर निकल आती है, और उस प्रकार से वो क्या करती है, उसको उद्दीपक प्राप्त कर लेती है, ठीक है। और बार बार यानी कि अनुक्रिया करने के बावजूद ही तो उसका पिंजड़े पर जो पिंजड़ा था, है ना, जो बॉक्स था, उसमें जो लीवर था वो दब जाता है ना, तभी दबता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करना, ठीक है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो है ये बॉन्ड तब बन जाता है, तभी इसको अनुबंधन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक। तो ध्यान देना, ठीक है। तो अगला आते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक। तो डिटेल्ड में तो हम इन सिद्धांतों को आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे डिटेल में एक एक सिद्धांत को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत से जो सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों को एक ही क्लास में कंप्लीट करने के लिए, ठीक। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है, पावलोव, ठीक। प्रयोग किस पर किया इन्होंने, कुत्ते पर। अन्य नाम पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अन्य नाम, ठीक है। जैसे आपने अन्य नाम में थॉर्नडाइक उसमें क्या क्या जाने थे कि प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं उसको, है ना, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पिछली बार पूछा गया था संबंधवाद का सिद्धांत किस थ्योरी को बोलते हैं करके, या कौन इसके प्रवर्तक हैं करके, ठीक है। इसमें देखो ये संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, ठीक है। संबंध प्रतिक्रिया, जिसमें संबंध है ना, दो चीज़ों के बीच में जो संबंध होता है उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, ये वाला सिद्धांत होता है आपका पावलोव का, ठीक है। पावलोव जानते हो, ये रूसी वैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन कभी छोटी मोटी जब सीटेट के एग्जाम होते हैं तो उसमें पूछा जाता है, ये एलटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं। हाँ, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रख लेना, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला था इन्होंने, ठीक है। शरीर वैज्ञानिक बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एक जो है कुत्ते की लार वाला, है ना, ये कि पाचन क्रिया जो होती है उस पर शोध किया, है ना। चलिए, अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। अनुबंध का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और CR थ्योरी, ठीक है। CR थ्योरी भी इसका नाम है भाई, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी बोल सकते हो, है ना। चलिए, इसकी अन्य नाम इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, ठीक। तो अनुबंध का सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत को कहा जाता है, पावलोव, ठीक है।
प्राचीन सिद्धांत भी बोलते हैं, परंपरागत सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। ठीक, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत आपने सुना होगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, है ना। तो ये इसके अन्य नाम है। ठीक, अनुबंधन के साथ साथ अनुकूलन भी बोल सकते हो, अनुकूलन, अनुकूलन इसको भी नोट कर लेना, अनुकूलन का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार आदत निर्माण कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा भी संबंध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। ठीक है, आदत वाला क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए, है ना, कि आदत निर्माण, ठीक है, अच्छी आदत बुरी आदत, तो आदत निर्माण कौन से अधिगम सिद्धांत द्वारा आदत निर्माण की जा सकती है ना। तो इस प्रकार से आदत से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन बन जाए तो आप पावलोव सिद्धांत पर आएंगे। ठीक है, भाषा का विकास छोटे बालकों को वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक, चलिए, इस सिद्धांत के द्वारा बुरी आदतों को त्यागने में सफलता मिलती है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, ध्यान रखेंगे। ये सिद्धांत मनोवृत्तियों के निर्माण पर बल देता है, ये सिद्धांत मनोवृत्तियों के निर्माण पर बल देता है, ध्यान देंगे। ठीक, चलिए, तो ये हुआ आपका पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, और इसी पावलोव के सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन होता है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जो उद्दीपन या उद्दीपक जो है ना, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, और वो एक रिलेशन उसमें उसके बीच एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है, कह सकते हो, है ना, तो वही क्या है? अनुबंधन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्लासिकल थ्योरी, इसको क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, ध्यान देना। ठीक है, डिटेल्ड में तो आगे क्लास में हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन इसमें एक आप UCS, ठीक है, UCS मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस, क्योंकि पावलोव में आपने देखा होगा ना कि एक बॉक्स में जो है कुत्ते को बांध दिया गया होता है, ठीक है, और ऑपरेशन नली से क्या होता है, उसके जो लार जो निकलती है, उस लार को एक जो बर्नर होता है उसमें इकट्ठा किया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक क्रिया कौन क्या होता है? भोजन रखा जाता है उसके सामने, कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है, तो भोजन को देख के कुत्ते की लार आती है। ठीक है, वो लार क्या है? वो लार है उसकी स्वाभाविक क्रिया, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, UCR। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार कि UCS में कैसा रिस्पॉन्स या कैसी अनुक्रिया होती है ना। तो UCS है तो UCR ही क्या होगी? क्रिया होगी, रिस्पॉन्स UC यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, फिर आप देखते हो कि भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई जाती है, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। घंटी क्या हो गई? कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन बना दी भोजन परोसने से पहले। क्या भोजन यहाँ क्या होगा? भोजन, UCS, है ना, ये भोजन है। भोजन से पहले घंटी बजाई जाती है, तो कुत्ता कैसा रिस्पॉन्स देता है? वो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स के बाद फिर स्टिमुलस के बाद फिर भोजन सामने होता है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। अब उसकी जो लार आती है, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख के ही लार आती है, यानी कि भोजन से ही लार आती है उसकी, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो है कंडीशनल स्टिमुलस केवल घंटी ही घंटी बजाई जाती है ना, और कुत्ते की जो लार आती है ना, वो कैसी लार आएगी? फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स, वो घंटी की वजह से, है ना। ये घंटी यानी कि घंटी से, यानी कि जो कंडीशनल स्टिमुलस दिया था, जो अस्वाभाविक जो क्या थी? क्रिया थी, है ना, जो स्टिमुलस उद्दीपक था अस्वाभाविक। ठीक, तो अस्वाभाविक यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स ही जो है कुत्ता दे रहा है फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है CS से, यानी कि CR। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, CS CR यानी कि अस्वाभाविक क्रिया ही होगी। ठीक, तो डिटेल में देखेंगे बाद में, बहुत लंबा ये क्लास हो जाएगा वरना।
तो आगे देखते हैं सूज का सिद्धांत। ठीक, सूज का सिद्धांत। ठीक है, तो पावलोव में ज़्यादा कुछ आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आगे हम डिटेल में फिर क्लास में इसको समझेंगे। ठीक है, पावलोव में देखो क्या होता है ना, जो घंटी के माध्यम से जो लार आता है, ठीक है, वो अस्वाभाविक क्रिया होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि घंटी जो है एक अस्वाभाविक उद्दीपक है ना, यानी कि अनुकूलित उद्दीपक, या आप कह सकते हो कि वो अनुबंधित उद्दीपक है। ठीक है, तो अनुबंधित उद्दीपक से अनुबंधित जो क्रिया होगी वही होगी, अस्वाभाविक क्रिया ही होगी। ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक, ये जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति किसी भी कोई भी ये उद्दीपक के लिए कोई भी अगर अनुक्रिया करता है ना, तो अनुक्रिया करता है तो हम देखते हैं कि वो उसके वातावरण में भी जो परिस्थितियां होती हैं ना, उससे भी उसका बॉन्ड बन जाता है ना, ऐसा भी होता है, देखते होंगे आप। तो ये इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे सिद्धांत हैं डिटेल में समझने के लिए, है ना। फिलहाल यही समझिए, थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ है ना। सूज का सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? कोहलर, कोफका, वर्दीमर। अन्य नाम क्या क्या हैं? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। और प्रयोग किस पर हुआ था? एक सुल्तान नामक एक वनमानुष पर हुआ था। ठीक है, तो ये सूज का सिद्धांत जो है, सूझबूझ द्वारा समस्या का हल प्राप्त करना, पूर्व अनुभवों को विशेष महत्व देना। ठीक है, अब देखो सूझ यानी कि नॉलेज, ज्ञान की जहाँ बात आएगी तो सूझ की बात आती है ना। तो सूझ तब आती है जब ज्ञान होता है, जब हमारे पास वो उस चीज़ की नॉलेज होती है ना, पूर्व पहले से उसके बारे में कोई जानकारी, मतलब उस ऐसी कुछ हमारे पास नॉलेज हो, है ना। तो पूर्व अनुभव का इसमें विशेष महत्व होता है, ध्यान देंगे। स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, जैसी सूझ लगाओगे वैसी समस्या का हल होगा। ठीक, तो ये इतना काफ़ी है। आगे देखते हैं प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत। और इसी को सबली होगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, सबलीकरण का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। ठीक, प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत भी इसी का नाम है। ठीक, विधिक सिद्धांत भी इसी का नाम है, ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है? शिक्षक को विषय वस्तु अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए ताकि बालक की आदत को बेहतर बनाया जा सके। तो अधिगम को दोहराने पर बल, पुनर्बलन, है ना। पुनर्बलन आपने सुना होगा, है ना। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? ध्यान रख लेना, सीएल हल ने दिया है, ना कि स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने तो पुनर्बलन पर बल जरूर दिया है ना, लेकिन हल ने जो है वो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, ध्यान रखें। सबलीकरण का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, ये भी याद रख लेना, अन्य नाम पूछा जाएगा जरूर। ठीक, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर साहब आगे भाई। ठीक है, अब आगे आपके स्किनर साहब। चलिए, प्रवर्तक कौन है? बीएफ स्किनर। अन्य नाम कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किस सिद्धांत को बोलते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। प्रयोग चूहे और एक कबूतर पर भी किया था। ठीक है, ये क्या कहते हैं? किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, और किसी भी गलत कार्य के लिए उसको ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसे डांटना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो व्यक्ति काम को दोहराएगा, काम और करेगा। ठीक है, और लेकिन गलत कार्य होगा तो अगर उस पर ऋणात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो गलत कार्य नहीं करेगा फिर बाद में, है ना। चलिए,
अगला है क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन आ गया भाई, ठीक है, कहीं पर कुर्ट लेविन करके नाम भी होगा इनका, तो आप समझ जाना। प्रवर्तक कर्ट लेविन। उपनाम अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बनता है। प्राकृतिक दशा का सिद्धांत किस सिद्धांत को बोलते हैं? क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन का जो फील्ड थ्योरी है उसको बोलते हैं, ठीक है। अन्य और नाम इसके हाँ, 3 पेज थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पेज थ्योरी किसका उपनाम है? कर्ट लेविन का 3 फील्ड वाली थ्योरी, ठीक है। इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा अभिप्रेरणा पर ज़्यादा बल दिया है, इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। कहीं पर क्वेश्चन बनता है कि किस पर बल दिया है करके कर्ट लेविन ने, तो अभिप्रेरणा पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है, ठीक है। जो चीज़ होता है प्रत्यक्ष होता है, अधिगम प्रत्यक्ष होता है बोलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है, एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है बोलता है, ठीक है, ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों को छात्रों की योग्यता शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे समस्त छात्र अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को कहता है, तो ये जाहिर सी बात है जो मनोवैज्ञानिक क्या है कि उनकी योग्यता उनकी शक्ति के अनुसार चीज़ें उपलब्ध होना, है ना। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, ठीक। चलिए, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ठीक। ये सीखना जो है ये वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल होता है, ये कर्ट लेविन साहब कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं अन्वेषण का सिद्धांत। अभी देखो आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब क्योंकि ये सिद्धांत एक केवल मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि आप इनसे अवगत ज़रूर हो जाएं, ठीक है। डिटेल्ड में चाहेंगे तो आप डिटेल्ड में क्लासेज मिल जाएंगे, है ना। तो अन्वेषण का सिद्धांत प्रवर्तक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, अन्वेषण खोज, है ना, ये ह्यूरिस्टिक विधि, ये आपने सुना होगा। इस सिद्धांत में बताया गया है कि विषय वस्तु को प्रभावी और क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। ह्यूरिस्टिक, क्रमबद्धता और विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से। एक अध्यापक को अपने बच्चों में सदैव अधिगम के प्रति रुझान पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ MCQs भी देखेंगे, ठीक है। ये अधिगम सिद्धांत जल्दी जल्दी देखते हैं, उसके बाद कुछ इस अधिगम सिद्धांत से संबंधित MCQs भी देखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं टॉलमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ठीक है। इसके जो हैं प्रवर्तक कौन है? वो एडवर्ड टॉलमैन, ठीक है। प्रयोग किस पर किया? बंदर और चूहा पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, ठीक है। इसका उपनाम ध्यान रख लेना, उद्देश्यवाद का सिद्धांत, ठीक। तो ये कहते हैं कि जो सीखना है, सीखने में उद्देश्य का विशेष महत्व होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा सिद्धांत उद्देश्य को विशेष महत्व देता है, या उद्देश्यवाद का सिद्धांत किसका उपनाम है या किसने दिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कोई भी प्राणी हो, वो जो भी क्रिया करता है वो क्रियाएं जो होती हैं वो उद्देश्यपूर्ण होती हैं, या कह सकते हो कि वो प्रयोजनपूर्ण होती हैं वो क्रियाएं, ठीक है। और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जो व्यक्ति है ना, जो सीखने वाला है, वो किनका प्रयोग करता है? वो सिंबल का प्रयोग करता है, यानी कि प्रतीकों का प्रयोग करता है, ठीक है। और इस प्रकार से वो सीखना जो है वो संभव होता है, ये कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक द्वारा दंड एवं इनाम को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि शिक्षक द्वारा दंड और इनाम को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस सिद्धांत के अनुसार, है ना, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दंड और इनाम का उपयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं स्थानापन्न का सिद्धांत। तो ये इसी का दूसरा नाम है सामीप्यता का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत या इकहरा प्रयास का सिद्धांत। ठीक, इकहरा प्रयास का सिद्धांत। ठीक, ये इकहरा मतलब एकल प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, एकल प्रयास का सिद्धांत भी आ सकता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत ध्यान रख लेना, समीप्यता का सिद्धांत, स्थानापन्न का सिद्धांत। तो ये एडविन गुथरी हैं इसके प्रवर्तक। ठीक है, वन ट्रायल थ्योरी या सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी इसी को बोलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना, इससे इतना ही ध्यान रखना भी फिलहाल। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतिम है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। शाब्दिक, आशुबेल नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। आशुबेल प्रवर्तक कौन है? आशुबेल। ये सिद्धांत उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये संज्ञान की बात करता है, ज्ञान की, है ना। जो आशुबेल होते हैं ये कहते हैं कि जो सीखना होता है वो चार प्रकार से बच्चे सीखते हैं बोलता है। एक तो इन्होंने कहा था रटकर सीखना, है ना, रटकर सीखना। एक कहा था इन्होंने अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। एक कहा था ये अन्वेषण से, है ना, अन्वेषण। और ये कहा था इन्होंने अभिग्रहण करके सीखता है ना। अभिग्रहण मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग देख लेना, है ना, अभिग्रहण करके। ठीक, तो ये चार प्रकार से बच्चा जो है वो सीखता है, ये कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपकी जो थ्योरिकल जो पोर्शन था ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ठीक है, बताना क्लास कैसी लगी आप लोगों को, क्योंकि देखो जो ये क्लासेज होंगी ना, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए क्लासेज होंगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हो आपके लिए परीक्षा इम्पोर्टेंट हो, बाकी तो आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो जो क्लासेज हो वो जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होनी चाहिए और जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, ये उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है बताइए। चलिए, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, ये उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज अंतरण कहेंगे, ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे या द्विपार्श्विक। देखो, एक ही शरीर का एक भाग का दूसरे भाग में अगर अंतरण होता है ना, सीखने का ट्रांसफ़र ये होता है, तो ये इसको हम लोग द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? ये पिछले एग्जाम में आया भाई। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डिटेल्ड में अभी और हम इन अधिगम के जो सिद्धांत हैं इनको देखेंगे, है ना। तो दृश्य प्रतिमा बताया है इन्होंने, सांकेतिक संक्रियाता ये बताया, मूर्त संक्रियाता में इन्होंने नहीं बताया भाई, ये तो पियाजे महोदय ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित है? ये भी 2021 के जो LT का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सूझ यानी कि, है ना, सूझ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी LT एग्जाम में देखो कितने क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, है ना, आप देख सकते हो। संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक ने, सी। ठीक है, ना कि पाउलो। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत पूछता तो फिर जाते आप किसमें? पाउलो में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया गया है,
क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में मैंने कहा ना, कर्ट लेविन को जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि अभिप्रेरणा पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए, ठीक है, दिखाए गए होना चाहिए, दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है? तो अनुकरण करते हैं, अनुकरण, है ना। तो अनुकरण ये अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अनुकरण, है ना। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। आशु बेल के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान निहित होता है? समस्या का समाधान जो निहित होता है ना, समस्या का समाधान बोल रहा है। ठीक, तो ये खोजपूर्ण, ठीक है, जो अन्वेषण करके जो सीखता है ना, जहाँ नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है, जो अंतिम वो होता है। ठीक है, क्योंकि जो अभिग्रहण होता है, जो आशुबेल जो अभिग्रहण वाला बोलते हैं, अभिग्रहण वो आत्मसात करके सीखता है बोलते हैं वहाँ पर, है ना, बच्चा। और जो लास्ट में अन्वेषण, जो खोजपूर्ण जो सीखना होता है, ये कहते हैं कि जो नियम है ना, जो निष्कर्ष होता है ना, वहाँ से वहाँ तक पहुँचता है। तो निष्कर्ष वहाँ से उदाहरण, नियम से उदाहरण इसमें चलता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये उदाहरण किसका है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अमूमन। ठीक है, ठीक, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा भाई। ये तो आसान सा आप समझ गए होंगे, है ना। शास्त्री तो हमने बहुत अच्छे से समझा भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्ति मात्र जैविक प्राणी नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। ये अवधारणा किस सिद्धांत का है? ये अभी पढ़ा हमने, है ना। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहा है करके क्षेत्र और सिद्धांत में, ये पढ़ा अभी, है ना। आसान सा क्वेश्चन बन गया। देखो कितने क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन बन रहे। क्वेश्चन नंबर 11। रमेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को हल करना नहीं आया, है ना। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी, देख लो, है ना। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वो अब क्या चिड़चिड़ा हो जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक क्या है? तो ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, उनको केवल अपने तर्क लॉजिक उससे समझना पड़ता है क्यों। ठीक, तो देखो लंबे सवाल करना नहीं आया उसको, है ना। और निराशाजनक अनुभवों में उसको क्या हुई, अब असफलता हाथ लगी। तो ये जो संवेगात्मक जो स्वाभाविक जो उत्तेजक है वो असफलता भग्नाशा का परिणाम है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? अब भोजन यानी कि कहा था मैंने अनकंडीशनल स्टिमुलस है ना, यानी कि अनानुबंधित, किसी से कोई बंध नहीं है इसका, अनानुबंधित होना चाहिए। और स्टिमुलस मतलब उद्दीपक होना चाहिए। तो अनानुबंधित उद्दीपक कहाँ है? सी ऑप्शन में है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही जवाब है ना। अनानुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, जो घंटी थी वो अनुबंधित उद्दीपक थी। अगर घंटी की बात होती तो वो उद्दीपक होती, फिर ए ऑप्शन होता। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदनी है उसको, तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। स्कूटी खरीदती है और आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। तो यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हुआ? पार्श्विक, नकारात्मक, सकारात्मक या शून्य? बताइए। देखो शून्य तो नहीं हो रहा है, नकारात्मक भी नहीं हो रहा है। आप बताओ पार्श्विक साइकिल से नहीं हो रहा है ना, साइकिल से उसमें आ गए हैं, तो सकारात्मक हो गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो आदत निर्माण के लिए मैंने कहा था कि कौन सा
पाउलो, है ना, ठीक। तो अनुकूलित अनुक्रिया, है ना, अनुकूलित अनुक्रिया, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इस अवस्था में बच्चे अच्छे होते हैं ताकि उन्हें अन्य लोगों के लिए अच्छे के रूप में देखा जा सके। तो ये जानते हो आप लोग, है ना, कोहलर, ठीक है, सॉरी मत कोहलर, ये कोहलबर्ग, ठीक, पढ़ेंगे इसको हम आगे। तो ये पारंपरिक, ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं अभी, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार ऐसे कार्यों की श्रेणी जो बच्चों के लिए अकेले महारत हासिल करना बहुत कठिन है, लेकिन जिन्हें वयस्कों या अधिक कुशल बच्चों के मार्गदर्शन और सहायता से महारत हासिल की जा सकती है, क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग या समीपस्थ विकास का चित्र, ये दो तो चलो हटा ही दो, ठीक। तो ये इसके फोल्डिंग भाई, ठीक है, ये ऑप्शन इसके फोल्डिंग, एक सहारा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 17 और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार चलो कोहलबर्ग वाला हमने पढ़ा नहीं अभी, ठीक है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आप लोग एक बार ज़रूर बताना। धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा ज़रूर, है ना। और ज़रूर आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी और किस चीज़ पर क्लासेज चाहिए आप लोगों के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए लगातार क्लासेज इम्पोर्टेंट, है ना, ये नहीं कि किसी एक टॉपिक ऐसे ही क्लास ले आएँ, इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हम फंसते हैं। तो ऐसी कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों के लिए क्लासेज निरंतर आती रहे, ठीक है। और साथ ही साथ उत्तराखंड LT के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए CDP की जो 30 नंबर से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर हमारा एक संपूर्ण बैच, है ना, कंप्लीट बैच है, ठीक, पेड बैच। अभी उसकी फ़ीस मात्र 900 रुपये फ़ीस है, ठीक है। उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। और बेहतरीन क्लासेज, कंप्लीट कोर्स है सिस्टमेटिक तरीके से, और अपने जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ तैयार की हुई है। तो उसके प्लस साथ ही साथ इसके नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, बहुत शानदार नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर 8476084674। चलिए मैं एक बार पुनः नंबर नोट कर लेता हूँ, 8476084674, 84 760 84 600, ठीक है, 674 674। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, है ना। और LT का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 नंबर का जो संपूर्ण जो कोर्स है, उस बैच में आप लोग ऐड हो सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कराया हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से। साथ ही साथ आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी आप लोग दे देंगे। मात्र फ़ीस 900 रुपया फ़ीस है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।